हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज हम लोग का टॉपिक मोहम्मद बिन तुगलक है। आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड देख लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड 1325 से लेकर 1351 के ईस्वी के बीच में था। हम लोग जानते हैं गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उन्हीं का पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यानी मोहम्मद बिन तुगलक का एक और नाम था जूना खां। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम उलुग खां था। नेक्स्ट, वह सल्तनत काल का सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान था। यानी जो सल्तनत पीरियड था उसमें सबसे विवादास्पद सुल्तानों में इनके नाम आते थे। विवादास्पद सुल्तानों में इनके नाम क्यों आते थे? तो ये सिर्फ इनके नाम इनकी योजनाओं के कारण आते थे। आज हम लोग उसी योजनाओं पर भी विचार करेंगे और डिस्कशन करेंगे। वह संभवतः मध्यकालीन समस्त सुल्तानों में, यानी जो मध्यकालीन पीरियड था उसमें जितने भी सुल्तान थे उसमें सबसे योग्य, सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति था। भारतीय इतिहास में उसे पागल, सन की, रक्त पिपासु इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यानी इतिहास में उन्हें अलग अलग नामों से भी पुकारा गया है, सिर्फ उनकी योजनाओं के कारण और योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के कारण ऐसा इतिहास में उनके लिए नाम सुझाए गए हैं या कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, उसने अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के दुख सुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण ही स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर लोगों के बीच पदों का आवंटन किया। यानी यह दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे। वह योग्यता के आधार पर पदों का वितरण करते थे। यानी जो व्यक्ति जिस योग्य है उन्हीं को उस पद पर काबिज करते थे, यानी पद पर बैठाते थे। कृषि के विकास के लिए उसने अमीर ए कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की। यानी इन्होंने कृषि के डेवलपमेंट पर फोकस किया और कृषि से संबंधित एक नए विभाग की स्थापना की और उस विभाग का नाम था अमीर ए कोही, जो कृषि के विकास से संबंधित सारी गतिविधियों पर ध्यान रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, उस समय एक इतिहासकार थे, उनका नाम है बर्नी। यानी तत्कालीन इतिहासकार थे बर्नी, और बर्नी की एक रचना है फतवा ए जहांदारी। अगर फतवा ए जहांदारी को अगर आप देखते हैं उसमें मोहम्मद बिन तुगलक कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर और आपको विस्तृत जानकारी एकत्रित करनी है तो आपको बर्नी द्वारा रचित रचना फतवा ए जहांदारी से सहारा लेना होगा। यानी फतवा ए जहांदारी को पढ़ना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इब्न बतूता, यानी अफ्रीका में एक कंट्री है मोरक्को, वहाँ से एक यात्री इब्न बतूता आया। इब्न बतूता भी काफ़ी विद्वान व्यक्ति था। उनकी एक रचना है रेहला। रेहला में भी इस काल के इतिहास की जानकारी देता है। यानी इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला भी अगर आप अध्ययन करते हैं उससे उस समय की जो तत्कालीन व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और आपको यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि इब्न बतूता अफ्रीका से आए थे। अफ्रीका में किस देश से आए थे? यानी अफ्रीका में वह मोरक्को से आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा व्यवस्था का राजा कहा जाता है। यानी उन्होंने मुद्रा से संबंधित काफ़ी सारे कार्य किए। उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। आगे उस पर भी हम लोग विचार करेंगे कि उनकी जो योजनाएं थी क्यों फेल्योर हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गई, फिर बाद में उनको दिल्ली लाना पड़ा। इसके पीछे भी काफ़ी सारे कारण हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में यह पॉइंट दिया गया है, उस पर हम लोग विचार करेंगे कि उन्होंने राजधानी क्यों परिवर्तन करने का प्रयास किया और क्यों असफल रहे। इसी में पॉइंट है, इस देवगिरी का नाम उसने बदलकर दौलताबाद रख दिया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन करने का प्रयास किया और वह अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गए और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। राजा मुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजा मुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है।
नेक्स्ट पॉइंट, इब्न बतूता नामक अफ्रीकी यात्री, यानी अभी हम लोग तुरंत डिस्कशन किए हैं इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो अफ्रीका एक महादेश है, यानी अफ्रीका में ही मोरक्को है, वहीं से इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी का मतलब होता है न्याय करने का सर्वोच्च अधिकारी, यानी दिल्ली का काजी बनाया गया। 1342 ईस्वी में उसने उसको राजदूत के रूप में चीन भेजा, यानी इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। यह बात कब की है? 1342 ईस्वी की। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुए। इन विद्रोहों में परिणाम स्वरूप प्रायः समस्त दक्षिण राज्य स्वतंत्र हो गए थे। 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए थे। यानी अगर आपको यह पॉइंट ध्यान में रखना है कि कौन ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जिसके शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुए, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और सबसे अधिक विद्रोह कहाँ हुए थे? तो दक्षिण भारत में। नेक्स्ट पॉइंट, उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र हो गए। ध्यान में रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र हो गए। 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना की। यानी दो हिंदू भाइयों हरिहर और बुक्का ने एक नए स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की 1336 ईस्वी में। हम लोग विजयनगर से संबंधित आगे अध्ययन करेंगे विस्तार से। 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। ये दोनों आपको राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। 1336 ईस्वी में जो विजयनगर राज्य की स्थापना हुई उसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, और इन्हीं के पिता का नाम था संगम। आप कृष्णदेवराय का नाम सुने होंगे, तो इसी वंश से संबंधित हैं, ध्यान में रखिएगा। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। नेक्स्ट पॉइंट, वह दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम शासक था जो अजमेर में शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे का दर्शन करने गया था। उसने आदिलाबाद का किला और जहां पनाह नगर का भी निर्माण करवाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने आदिलाबाद का किला और जहां पनाह नगर का भी निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान था। इसने इंसाए महरू नामक पुस्तक की रचना की थी। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे पूछ देगा इंसाए महरू पुस्तक की रचना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने या जौना खा। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी विवादास्पद नवीन योजनाओं के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने द्वाब मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है वह काफ़ी उपजाऊ होती है। तो सुल्तान आखिर क्या करता है, तो कह रहा है कि अपनी विवादास्पद योजनाओं के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने द्वाब के उपजाऊ प्रदेश में लगभग 50% कर वसूली में वृद्धि कर दी। यानी उन्होंने द्वाब में 50% टैक्स का इंक्रीमेंट कर दिया और कर वसूली में वृद्धि कर दी। उसी साल क्या हुआ, अकाल पड़ गया, और फिर भी ज़बरदस्ती कर वसूलने से विद्रोह भड़क जाने से उसकी यह नवीन योजना असफल हो गई। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने द्वाब क्षेत्र में 50% कर बढ़ा दिया। फिर भी उनके जो भी कर्मचारी और अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, निर्दयतापूर्वक कर वसूला, जिससे क्या हो गए, जो जनता थी वह विद्रोह करने लगे। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को यह योजना को क्या करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। दूसरी योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। राजधानी परिवर्तन करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का कारण यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि हमारी राजधानी जो है वह सेंटर में रहे, जिससे हम पूरे भारत पर नियंत्रण बनाए रखें। पर उसकी यह योजना सफल नहीं हो पाती है और फिर से वह दिल्ली आ जाता है। ध्यान रखिएगा। तीसरी योजना के तहत उसने संभवतः पीतल और तांबा धातुओं के सिक्के चलाया, जिसका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर था। यानी उसके सारे खजाने खाली हो गए। तो वह चीन से प्रभावित हुआ और चीन में सबसे पहले कागजी मुद्रा चलाई गई थी।
उससे प्रभावित हुआ तो उसने यह सोचा कि हम भी अब क्या करेंगे, मुद्रा चलाएंगे, हम भी क्या करेंगे, अब रुपये चलवाएंगे। तो उसने क्या किया कि पीतल और तांबा धातुओं के सिक्के चलाए, क्योंकि उस समय चांदी काफ़ी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्होंने ऐसा किया। और जो पीतल और तांबे थे उनका मूल्य वह चांदी के रुपये के मूल्य के बराबर कर दिया। लोगों ने क्या किया, अपने घर में टकसाल बैठा लिए और मुद्रा छापना शुरू कर दिया। इससे जो सुल्तान थे उनके राजस्व को काफ़ी हानि पहुंचा। बाद में सुल्तान को यह योजना विड्रॉ करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्कों के ढालने की क्रिया पर नियंत्रण न होने के कारण अनेक जाली टकसाल सामने आए। उससे अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान हुआ और उसकी तीसरी योजना भी असफल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चौथी योजना। सुल्तान ने चौथी योजना के तहत खुरासान को जीतने के लिए 3,70,000 सैनिकों, ध्यान रखिएगा, खुरासान के एक शासक थे, उनका नाम था अबू सैयद। अबू सैयद के विरुद्ध वह अभियान पर जाना चाहता था, तो उन्होंने 3,70,000 सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। पर दोनों देशों के बीच समझौता हो गया और इस प्रकार इनकी यह योजना भी असफल हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं के असफल होते जाने की वजह से असफलताओं का बादशाह कहा गया। यानी अब असफलताओं का बादशाह कौन थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप देखे हैं कि द्वाब में जो कर वृद्धि की गई, राजधानी परिवर्तन किए गए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, खुरासान का अभियान किया गया, सारी योजनाएं उनकी असफल हो गई, इसीलिए उन्हें असफलताओं का बादशाह कहा गया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों होली, दीपावली वगैरह में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया और अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से उदार शासक था। उसने अपने प्रशासन में हिंदुओं को शामिल कर उन्हें उच्च पद प्रदान किया। मृत्यु 1351 ईस्वी में सिंध में उनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी क्या लिखते हैं उस पर देखिए, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा, सुल्तान को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यानी बदायूनी का यह कथन है कि न अब सुल्तान है और न अब प्रजा, यानी न सुल्तान योजनाएं बनाएगा और न प्रजा पर उस पर इम्प्लीमेंट करेगा, तो दोनों को मुक्ति मिल गई। तो इस वीडियो में मैंने 34 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।